Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. So my dear students, today I'll start with new chapter of class 10th, which is real numbers. So class 10th, I think so you have studied some numbers, means some relationship between numbers in chapter 1 in class 9th. Chapter 1 means number system. I think you have studied some rational numbers and some irrational numbers, right? So here I will introduce some little bit concept behind the rational and irrational number. Okay. So what is meant by rational number? Rational number means a number which is represented in the form of P upon Q, where P and Q both are the integers, right? And Q means denominator is not equal to 0. ये हमने क्लास 9th में रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है. बट व्हाट अबाउट इररेशनल नंबर्स? Irrational number means a number which cannot be represented in the form of P upon Q, जिसको हम P upon Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे. ठीक है, ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन थी. उसके बाद हमने रैशनल नंबर्स को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था. पहला किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा क्या था प्यारे बच्चों? दूसरा था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था. इररेशनल नंबर्स की हमने 4 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की थी. क्या की थी? पहली तो ये थी कि कोई नंबर को अगर हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारे इररेशनल नंबर है. ये एक जनरल डेफिनेशन थी. उसके बाद जब मैं इसकी प्रॉपर्टी पे आऊंगा तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग हो, neither terminating nor repeating, ना ही वो टर्मिनेट हो और ना ही वो रिपीट हो. सेकंड, जिसका मैं एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता हूं. एक ऐसा नंबर जिसका मैं एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकता हूं, जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन. तीसरी प्रॉपर्टी थी जिसका एक ऐसा नंबर जिसका मैं एग्जैक्ट क्यूब रूट भी नहीं निकाल सकता. क्यूब रूट मतलब जैसे 4 ले लेता हूं मैं, 4 का क्यूब रूट नहीं निकाल सकता. हाँ, 4 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं मैं. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टियां थी. एक प्रॉपर्टी और क्या थी कि पाई जो होता था, पाई को भी हम क्या बोलते थे? इररेशनल नंबर बोलते थे. लेकिन एक बात थी, ध्यान में रखना कि पाई की एक वैल्यू होती थी 22/7 और एक पाई की हम यूज करते हैं वैल्यू 3.141528 एंड सो ऑन. 3.1415. तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 22/7 जो है वो रैशनल है या इररेशनल है, तो आप कहोगे 22/7 इज अ रैशनल वैल्यू. क्यों? बिकॉज दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. है भले ही ये पाई की वैल्यू, लेकिन जब पाई ने जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि पाई को अगर हम 22/7 बोल रहे हैं तो आप इसको एक रैशनल नंबर बोलेंगे. लेकिन अगर आप पाई को 3.1415 एंड सो ऑन इस तरीके से लिख रहे हो, जो कि वैल्यू होती है 3.1415, ठीक है, तो उस केस में आप इस पर्टिकुलर नंबर को इसको बोलोगे आप इररेशनल नंबर. क्यों?
ये ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। ठीक है, तो इसकी हमने क्लास 9th में स्टडी की थी। ध्यान रखना 22/7 रैशनल है, बट 3.1415 डॉट 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 इररेशनल नंबर। क्यों? ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। बट पर्टिकुलर अगर पाई की बात करोगे, सिर्फ पाई, ओनली पाई, तो पाई इज एन इररेशनल नंबर। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था रियल नंबर्स का। उसके बाद फिर रियल नंबर्स जो था वो कॉम्बिनेशन होते थे किसके। अब फिर उसके बाद हमने रियल नंबर्स की स्टडी करी थी क्लास 9th में, और रियल नंबर्स क्या होते थे? कॉम्बिनेशन होते थे वो रैशनल के और इररेशनल के। मींस रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था, और थोड़ा सा और बहुत मतलब और भी इसमें हमने ऑपरेशंस करे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सो ऑन, रैशनलाइजेशन, तो वो अभी सब इसमें आएगा। तो हमारा थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया है। नाउ वी आर कंफर्टेबल टू डू द क्वेश्चंस। ओके, ध्यान रखना बेटा सब लोग, पाई इररेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल, बट 3.14 डॉट 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 इररेशनल नंबर। ठीक है, चलो नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सबके पास ये बुक होगी। अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो बेटा प्लीज अमेजोन से इसको आप बुक करा लीजिए, या फिर मैं इसके क्वेश्चंस का एक फोटो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में लगा दूंगा, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप बुक इशू करा लीजिए। बिल्कुल ये वाली, ये आई थिंक MTG की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says, which of the following numbers have terminating decimal expansion? हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है, और हमें ये बताना है कि उसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसका होगा। अब देखो एक बात है, कंपटीशन लेवल पे अगर हम इसको डिवाइड करने बैठ गए, जैसे ऑप्शंस क्या मैं बता रहा हूँ, 8/225, 5/18, 11/21 एंड 21/150। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे पूछेंगे कि सर अगर हम इसको डिवाइड करने बैठ गए तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऑब्वियसली बात है भाई, होगा ही होगा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम देख के पता कर सकते हैं, देख कर कि ये या कोई सा भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब आपके मन में आ रही होगी देखकर पता कर लेंगे, तो आंसर है हाँ, देखकर पता कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो गिवन हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे हैं, या फिर किसी को और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं। सबसे पहला नजर हमारा यहाँ जाना चाहिए कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं, क्या हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जिसमें P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सिवाय 1 के, या फिर आसान सी भाषा में अगर मैं कहूँ कि P और Q का जो HCF हो, वो कितना हो, सिर्फ ओनली 1। तो ये हो सकता है। मैं इसको काट दूंगा, 3 7 21, 3 5 15, 7/50 में गया है। अब मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको ओरली बता रहा हूं, ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हाँ ये वाला, ये। अब आप कहोगे कैसे सर, आपने देख के कैसे बता दिया। देखो किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होने के लिए एक शर्त को फॉलो करना पड़ता है। वो क्या शर्त होती है कि जो उसका डिनोमिनेटर हो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, कि जो उस रैशनल नंबर का
डिनोमिनेटर हो तो जो उस डिनोमिनेटर के जब मैं क्या करूं, उस डिनोमिनेटर के जब मैं करूं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करूं, तो आंसर है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर वहां पे टू, अगर वहां पे 2 की पावर m इंटू, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर m और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n समथिंग का कोई एक फॉर्म बन रहा हो, तो मैं बोल दूंगा कि ये रैशनल नंबर मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। देखो ओके, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि किस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, होना इन तीनों में से एक ही चाहिए। अगर इसके साथ कोई और नंबर आ गया तो फिर वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ना होके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, तो देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर आ गया, 3 आ गया, तो अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा 18 के करो तो 18 का हो जाएगा 3 3 से 9 इंटू 2, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 की पावर समथिंग तो बन रही है लेकिन इसके साथ 3 और आ गया है, कोई और नंबर और आ रहा, कोई और नंबर और आ गया है, 5 आता तो चलता लेकिन कोई और आ गया है इसमें, ठीक है। व्हाट अबाउट 21, 21 के तो 3 इंटू 7 लो, इसमें तो ये तो कोई सवाल ही नहीं होने का। 50 का देखते हैं, 50 का बनेगा 5 का स्क्वायर, 5 ओ सॉरी, हाँ ये बन रहा है 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, इसका मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं कह दूंगा कि ये वाला जो ऑप्शन है मेरा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फॉलो कर रहा है। एक बार फिर से, अगर आपको किसी रैशनल नंबर को ये पता करना हो बिना डिवाइड किए कि कौन सा वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो बेटे उस केस में आप चेक करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद या तो 2 की पावर m बने या फिर 5 की पावर m बने या फिर 2 की पावर m, मतलब कुछ भी हो सकती है, n लिख दे रहा हूं मैं, या फिर 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग, ऐसा कुछ फॉर्मेट बने तो हम कह देंगे कि वो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। चलो फटाफट से आपसे क्वेश्चन पुट अप करता हूं मैं। बताओ क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो आप कहोगे सर होगा, बिल्कुल होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 बना रहा है, 5 की पावर समथिंग बना रहा है। अब आप कहोगे कि सर जरा करके दिखा दो एक बार तो हम सेटिस्फाइड हो जाएं, करके देख लेते हैं। अभी भी नहीं हो पाएगा ये, 25 सट्ठे 200 हो गया। ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल के बाद 8 पे आके वैल्यू खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट, 1/8 बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्यों? क्योंकि 8 हमें 2 की पावर 3 दे रहा है, 2 की पावर समथिंग मिल रही है मतलब, है ना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आसान क्वेश्चन था, बस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमें रिवाइज करने थे। ये कॉन्सेप्ट हमने 9th में भी पढ़े थे, लेकिन प्यारे बच्चों 10th लेवल पर ये एकेडमिक्स से ये कट चुका है।
10th लेवल पर जो हमारा एकेडमिक का जो लेवल है उससे ये कट चुका है, पर लेकिन हमें पता होना चाहिए ना फॉर आवर कॉम्पिटिशन। ओके, मैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बेटे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम पर है। ये भी हमारा जो है वो सिलेबस एकेडमिक के सिलेबस से कट चुका है, लेकिन मैं इसको आखिरी में डिस्कस करूंगा बड़े आराम से, क्योंकि अगर मैं डिस्कस करने बैठ गया तो इसका लेक्चर बहुत लंबा निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मैं एक अलग पार्ट बना दूंगा मैं अपनी प्लेलिस्ट में, तो आप बड़े आराम से उसको समझ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि 1.224 और 4 के ऊपर बार है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में आई थिंक सबने एक्सप्रेस करना सीखा होगा। तो हम क्या करते थे, इस नंबर को पहले x के इक्वल लिखते थे, फिर जिस नंबर के ऊपर बार है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते थे, हम इस तरीके से करते थे। फर्स्ट मान लिया, फिर ये देखते थे कि कितनी डिजिट के ऊपर बार है, जितनी डिजिट के ऊपर बार होता था उतने ही 10 की पावर से हम मल्टीप्लाई करते थे, है ना। जैसे यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो हमें मिल जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना, 10x इक्वल टू, और जाओ 10 से कर रहे हो, 10 में कितनी जीरो है 1, तो उतने ही डेसिमल को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दो। फिर से जितने 10 के पावर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही डेसिमल को, उतने ही स्टेप डेसिमल को राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल हट के आ जाएगा 12.244444, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते थे हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते थे, तो 10x माइनस x 9x। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा लेफ्ट हैंड पार्ट के साथ ही सॉल्व होता है और राइट हैंड साइड के साथ ही सॉल्व होती है। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ सॉल्व कर दिया आपने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना सब लोग। ओके, अब इसको माइनस करेंगे हम, बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, 12.244 चार बार लिख देते हैं और 1.224444, ये तो माइनस, चलो इसको ऐसे लिखो। ठीक है, अब सही, तो ये हो गया 9x, ये तो पूरा जीरो निकला। चलो, अब इसके बाद खाली एक डिजिट के ऊपर बार है इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको जरा लिखते हैं फिर, 9x इक्वल टू 11.02 और x इक्वल टू 11.02, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। मेरे हिसाब से अभी भी ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन वाले बहुत चालू हैं, वो आपको आंसर या तो इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, हालांकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, वो बस चेक करना चाह रहे हैं कि आप, मतलब कौन सी फॉर्म, ये वाली। मैं जानता हूँ ये आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो बस चेक करना चाह रहे हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम है या नहीं है। तो आंसर ये इस फॉर्म में भी आ सकता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आएगा ही आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा रे, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2, 2 4 2, तो 551/450, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ में आई, आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, और इस फॉर्म में तो होगा ही होगा, तो आपको अलर्ट रहना है। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को कम समय में कैसे किया जाए। हालांकि इसकी एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को भी मैं लास्ट जो मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा ना, उसमें ट्रिक बता दूंगा मैं, और कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा मैं करने के लिए, तो आप उससे अपनी ट्रिक को प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अभी कम समय में अगर मुझे मान लो मैं ट्रिक भूल जाऊं, तो मैं कम समय में क्वेश्चन कैसे करूंगा मैं। तो देखो, एग्जाम टाइम में मुझे इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। इतना तो, ये 4 स्टेप तो मेरे मन में चलने चाहिए।
4 स्टेप बोले तो मैं देखूंगा कि भाई कौन डेसिमल के बाद कौन से डिजिट्स के ऊपर बार आ रहा है, फिर मैं देखूंगा कि कितनी डिजिट्स के ऊपर बार है, तो जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होगा वो मुझे क्या बताएगा, उतने 10 की पावर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो इतना सब मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में क्यों लिखूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं अपना, इतना हमारे मन में चलना चाहिए। आप जो लिखोगे वो बस ये वाला स्टेप लिखोगे अगर लिखना चाहो तो, ये वाला स्टेप लिखोगे, फिर सीधे इसको माइनस करना ऐसे, इस तरीके से सीधे माइनस हो गया। अब माइनस होने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, उसको आपको ये वाला स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ये वाला स्टेप लिखिएगा। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ 1 2 3 और 4 स्टेप करने हैं, वो भी छोटे छोटे। थोड़ा माइंड तेज चलाना है आपको अपना, एकदम दिमाग को हुसैन बोल्ट बना देना है कि मन में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके, तो आंसर इसका 551/450, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स का हमें HCF गिवन है। क्या गिवन है? HCF। हाँ, और आपको उन्हीं 3 नंबर का क्या निकलवाना चाह रहा है, वो एलसीएम निकलवाना चाह रहा है। तो आप कहोगे सर हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ऐसे तो आप कह दोगे, अगर मालूम नहीं होगा तो ऐसे तो आप कह दोगे कि सर एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, है ना। तो आंसर है नो। ये फॉर्मूला 3 नंबर्स, या मतलब आप ऐसे कह सकते हो ये फॉर्मूला 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो सर 3 नंबर्स के लिए क्या एप्लीकेबल है? अगर हमें 3, हालांकि 3 तक ही है बस, अगर हमें 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो, 3 नंबर निकलवाने हो, या फिर 3 नंबर गिवन हो और एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम निकलवाना हो, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? देखो समझते हैं, ये मत लिखना, ठीक है। देखो अगर मुझे 3 नंबर का क्या निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। तो उस केस में सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 नंबर को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। उसके बाद इन 3 नंबर का मैं क्या निकालूंगा? जो 3 नंबर का जो एचसीएफ गिवन होगा वो लिखूंगा मैं, अपॉन, फिर मैं फाइंड करूंगा HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF ऑफ अगेन 2 नंबर्स, बाद के 2 और बाकी जो बचे हुए हैं उनके। एक बार फिर से बहुत ध्यान से समझना कि जब मुझे 3 नंबर्स का स्पेशली एलसीएम निकालना हो तो उस केस में मैं सबसे पहले बेटे उन 3 नंबर्स को क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। फिर उसके बाद उनका जो HCF की वैल्यू होगी वो उसके बगल में लिखूंगा मल्टीप्लाई करके। आफ्टर डेट मैं हर 2 नंबर के क्या निकालूंगा? HCF, और उनको क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। हालांकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में लास्ट में दे रखा है, जब चैप्टर खत्म होता है ना, जब आप पुरानी वाली बुक को अरेंज करोगे, पुरानी वाली बुक में जो चैप्टर 1 जहाँ एंड हो रहा है उसके लास्ट में एक बॉक्स बना के लिखा रहता है फॉर रीडर। तो उस रीडर वाले ब्लॉक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अगर हमें HCF फाइंड करना हो 3 नंबर्स का तो वही प्रोसेस है, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। लेकिन अब प्रोसेस क्या चलेगा? एलसीएम का। LCM of 2 numbers, LCM of again 2 numbers,
ठीक है, ये हमारा प्रोसेस चलेगा फॉर्मूले का। नोट कर लीजिए सब इसको, फिर इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मुझे एलसीएम निकालना था ना इसमें क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, एलसीएम निकालना है मुझे, तो मैं फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे एलसीएम लिखा हुआ था है ना, तो मुझे क्या क्या कहाँ दिख रही है ये, मुझे 3 नंबर्स गिवन है 954, बहुत बड़े बड़े नंबर हैं भाई। इनका एचसीएफ गिवन है क्या 18 देखो अब मुझे 2 नंबर्स का इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। मैं डायरेक्ट निकाल के यही लिख दूंगा है ना, 954 और ठीक है। इसका फटाफट से आप लोग 30 सेकेंड्स के अंदर जल्दी से एचसीएफ निकालिए, जल्दी से। मैंने यहाँ पे अपना निकाला हुआ रखा था एचसीएफ। 30 सेकेंड दे रहा हूँ मैं आपको बस। हालांकि देखो मैंने तो निकाले रखे हैं है ना, मैंने फाइंड करके रख लिया था इसका एचसीएफ। ओके टाइम अप। देखो तीनों का एचसीएफ आएगा, अगर आपका 18 18 18 तीनों का आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अब आपको अपनी कैलकुलेशन रखनी है तेज। सॉल्व करके जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1183,914 1183,914 विच इज माय ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। भाई देखो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, अगर मुझे बनानी है स्पीड तो देखो 18 से 18 कट रहा है, 6 5 30 6 1 6 6 3 18 13 7 51 17 और ये किससे जाएगा 6 दूनी 12 6 कम 6 6 से चला जाएगा है ना, 6 दूनी 12 11 6 5 6 54 654 6 3 18 3 7 21 3 3 9। तो अब आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है 17 इंटू 73 इंटू 954 का, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आसान नहीं था, मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चन आसान था, फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे लिए नया है और थोड़ा लेंथी भी है, तो आप अपनी कोई ट्रिक ऐसी बनाना जिससे आप फॉर्मूले को समझ सको। देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई है, क्योंकि मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो यहाँ जो पूरी प्रोसेसिंग चल रही है वो एचसीएफ की चल रही है। अगर मुझे एचसीएफ फाइंड करना होता तो यहाँ जो पूरी प्रोसेसिंग चल रही होती वो एलसीएम की चल रही होती, और 3 नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला हम इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूले को। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में बांटूंगा बेटा, 4 पार्ट्स में बांट दूंगा। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो हैं 20, तो एक पार्ट में मैं 5 रखूंगा, इसी तरीके से एक एक पार्ट में मैं 5 में रखता जाऊंगा, तो 4 पार्ट्स में बड़े आराम से हमारा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, तो आप आराम से समझ भी सकते हो इससे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल टू ए प्लस बी √3। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो हम कर चुके हैं वाला क्वेश्चन। तो क्या करते थे पहले इस क्वेश्चन में, हम इसको रैशनलाइज करते थे। तो देखो रैशनलाइज कैसे करेंगे, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यही करते थे। और नीचे आइडेंटिटी बन जाती थी कुछ इस तरीके से। और साइड में a प्लस बी √3 चल रहा था। ओके, तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर विच गिव्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4√3 होल अपॉन a प्लस बी माइनस बी 4 माइनस 3। ठीक है, तो 4 और 3 7 7 प्लस 4√3 नीचे 1 आ गया, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना। अब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। क्या कंपेयर करने हैं, कोएफिशिएंट्स। देखो a के साथ क्या कोई रूट की वैल्यू जुड़ी हुई है, तो आंसर है नो। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, a के साथ नहीं है। क्या यहाँ पे 7 के साथ कुछ है, नहीं, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। हाँ, तो हम इसको a को इससे क्या करेंगे, कंपेयर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या हो गई बेटे, 7। अब देखो b के साथ क्या आ रहा है, √3, और यहाँ पे इस वाले टर्म में भी √3 आ रहा है। तो उस केस में आप ऐसे समझ सकते हो कि हम यहाँ पे √3 के कोएफिशिएंट को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर। क्या कर देंगे, कंपेयर। तो यहाँ से मुझे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4। आपने सर +4 क्यों बोला, प्लस का तो वो है ही, कभी कभी यहाँ पे माइनस का आ जाएगा तो आप तो कहोगे सर आपने तो b की वैल्यू बस कंपेयर करने के लिए बोला था। नहीं, आपको साइन के साथ कंपेयर करना है, साइन के साथ। अगर यहाँ पे 7 नेगेटिव होता तो हम -7 लिखते। यहाँ पे अगर √3 का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो आप -4 लिखते, -4 लिखते। पर क्योंकि यहाँ पे +4 है तो मैं +4 ही ऐसे लिखा रहने दूंगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात। अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को इस कंडीशन में लगाना है, तो ठीक है लगा देंगे। ये तो हमारे लिए आसान हो गया। 121 आ गया, ऑप्शन में है क्या 121? हाँ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया 121। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, आराम से इसको रैशनलाइज करो। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद आपको बस कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट्स के साथ, सॉरी कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, और √3 के कोएफिशिएंट को √3 के कोएफिशिएंट के साथ। साइन के साथ भी, साइन भी करना है भैया, साइन मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी वरना आप मुझसे कहोगे कि सर आपने साइन की नहीं बताई। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, फिर अपने इस पार्ट को हम आज के लिए क्लोज करेंगे। आसान क्वेश्चन है तो है, मजा आ रहा है करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब। अब देखो आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में पेपर में हम एक एक स्टेप तो करके दिखाएंगे नहीं। आपको ये देखना है प्रैक्टिस करते टाइम मेन कौन से स्टेप्स आपको लिखने हैं और कौन से स्टेप्स अपने दिमाग में चलाने हैं, जिससे आपका क्या बच जाए, समय। समझ में आ रही है, हमें समय बचाना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, P मेरा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर अपनी टेबल से और 1 से डिविजिबल हों, और दोनों जो फैक्टर्स हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट। जैसे 2 1 से भी डिविजिबल है, क्या कर रहा हूँ, 2 जो है वो 1 से भी डिविजिबल और 2 से भी डिविजिबल है। दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, डिफरेंट, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है। यूनिवर्स का स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ये ध्यान रखना। 1 देखो 1 से भी डिविजिबल है और 1 अपनी टेबल से भी डिविजिबल है, लेकिन दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, सेम है।
इसीलिए 1 को हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। ये रीजन है कि अगर कोई पूछे वाई 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर सेम, दैट इज वाई 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर। ओके, अब क्या कह रहा है, ये प्राइम नंबर है, आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहा है, किसका, एचसीएफ पूछ रहा है पी और p प्लस 1 का। अगर इसके साथ 1 और जोड़ दिया जाए तो उसका एचसीएफ क्या होगा, और इन्हीं दो नंबर्स का आपसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम। भाई दिमाग लगाने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है। देखो वैसे तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, थोड़े से हमें इसके एग्जाम्पल से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। जैसे मैं कोई भी एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ, सपोज करो 2, और अगर मैं 2 में 1 ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3। मैं इस कंडीशन पे चल रहा हूँ p और p प्लस 1 पे, ठीक है। आप कोई भी प्राइम नंबर ले सकते हो, 11 ले सकते हो, उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तो 12 मिल जाएगा। अब अगर मान लो मैं दोनों का एचसीएफ लूँ तो इन दोनों का एचसीएफ मुझे ऑलवेज 1 मिलेगा, ऑलवेज, और इनका मुझे एलसीएम क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीपल 6 मिल जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों नंबर्स का जो मुझे एचसीएफ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1, और एलसीएम कितना मिलेगा बेटे, इन दोनों का मल्टीपल, दैट मीन्स 110 22 132 132 ये मिलेगा मुझे। दैट मीन्स 6 को अगर मैं 6 ना लिख के ऐसे लिख दूं 2 into 3 चलेगा, हाँ चलेगा। इसी तरीके से 132 को ऐसे ना लिख के मैं 11 into 12 लिख दूं तो चलेगा, हाँ सर चलेगा। तो इसका मतलब क्या मालूम है, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर मैं एक प्राइम नंबर उसमें अगर 1 ऐड कर दूं, जो आने वाला जो नंबर है उसका जब मैं एचसीएफ निकालता हूं तो एचसीएफ ऑलवेज 1 आएगा। इसका मतलब p और p प्लस 1 का एचसीएफ मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। काम हो गया है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने आइसक्रीम खाई होगी धूप में या ठंडा पानी पिया होगा। हाँ बेटा यही हुआ है, धूप में मैंने आइसक्रीम में खाई और कुछ नहीं हुआ है ना, वो लापरवाही हो गई थी मुझसे, आप लोग मत करना। ओके, हाँ एलसीएम पे आ जाओ। अब जब मैंने इनका एलसीएम निकाला तो एलसीएम में मैंने एक चीज देखी कि जो आंसर आ रहा है वो इन दोनों का प्रोडक्ट ही है और कुछ नहीं है। और कुछ हो तो मुझे बताओ, होगा ही नहीं, तुम चाहे निकाल के देख लो। 11 के प्राइम फैक्टर्स करोगे जिस तरीके से आप निकालना, जिस तरीके से आपने स्कूल में निकालना सीखा होगा, 11 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 11 into 1 मिल जाएगा। 12 के करोगे तो 2 की पावर 2 into 3 मिल जाएगा। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑब्जर्वेशन में यही मिलेगा कि ये सर इन दोनों का मल्टीपल ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो p into p प्लस 1 होगा, यही होगा, और यही है ऑप्शन में है। कोई ऐसा हाँ है ना, ऑप्शन नंबर सी में यही कह रहा है कि एचसीएफ इसका 1 है और एलसीएम जो है वो p into p प्लस 1 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है। ऐसे हमने इसके एग्जाम्पल्स बना लिए। तो इस क्वेश्चन ने हमें क्या सिखाया, इस क्वेश्चन ने हमें ये सिखाया कि मेरे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक सम बेहतरीन एग्जाम्पल्स, आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल्स बनाने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे आप इसको जज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर सी था। तो आज के लेक्चर में चलो एक काम करता हूँ मैं, फटाफट एक क्वेश्चन नंबर 7 और ले लूँ, बहुत आसान सा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है सक्सेसिव नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब सक्सेसिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ऐसे 1 3 5 7 9 दीज ऑल आर दी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स कह लो। इसी तरीके से 2 4 6 8 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है ना।
तो ये मतलब होता है कंसेक्यूटिव का, मीन सक्सेसिव। अब ये कह रहा है अगर आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज ऑलवेज क्या मिलेगा। जैसे एक नंबर ले लूँ मैं 2, इसका कंसेक्यूटिव ले लूँ 3, तो 6 मिला। इवन नंबर एग्जाम्पल लेके करना पड़ेगा, ये भी एग्जाम्पल बेस्ड है। अगर आप एक नंबर ले लो 4, दूसरा ले लो 5, लो इवन नंबर मिला। आपने कहा कि सर मैं तो 11 लूंगा, तो 11 ले लो। 12 का मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 12 132। जो थोड़ी सी हमने यहाँ पे चालाकी कर दी टाइम बचाने के लिए, 11 इंटू 12 जो यहाँ पे लिखा था वही ले लिया है ना। चलो चल, इतना तो चलता है। तो आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे हमें इवन नंबर्स मिल रहे हैं, ऑप्शन में भी है, और ऑलवेज इवन नंबर मिल रहे हैं, हमेशा इवन मिलेंगे, हमेशा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा इवन नंबर, ऑलवेज एन इवन नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आने वाले क्वेश्चंस को कवर कर लूंगा, ठीक है। तो होप आपने इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, एंड आप इन क्वेश्चंस को, आप इस प्लेलिस्ट को बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन।